स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 25 फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। जैसे में यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीसीएस, एसपीएससी आदि सभी स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे रेलवे, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी एसआई यानी सब इंस्पेक्टर आदि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। बैंक, पीओ क्लर्क और आरबीआई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे डिफेंस में सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, एफकैट आदि सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे टीचिंग एग्ज़ाम के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि एट द 7th-9th बाफ्टा अवार्ड 2026 विच इंडियन फिल्म क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द बेस्ट चिल्ड्रेन एंड फैमिली फिल्म अवार्ड। जो 79वें बाफ्टा पुरस्कार 2026 में किस भारतीय फिल्म में बेस्ट चिल्ड्रेन एंड फैमिली फिल्म पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा है? तो 79वें बाफ्टा पुरस्कार 2026 में किस भारतीय फिल्म ने बेस्ट चिल्ड्रेन एंड फैमिली फिल्म पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा है? तो ऑप्शन एक में है द लास्ट शो, ऑप्शन बी में है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ऑप्शन सी में है बुंग, ऑप्शन डी में है किल। तो 79वें बाफ्टा पुरस्कार 2026 में किस भारतीय फिल्म ने बेस्ट चिल्ड्रेन एंड फैमिली पुरस्कार से जीतकर फिल्म पुरस्कार को जीतकर हासिल जो इतिहास रचा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुंग। इसका आंसर हो जाएगा जो बुंग फिल्म ने, जो भारतीय फिल्म है जो 79 बाफ्टा पुरस्कार 2026 का जीत हासिल किया, जो इतिहास रच दिया है। यह फिल्म बेस्ट चिल्ड्रेन एंड फैमिली फिल्म पर आधारित है। जो बुंग फिल्म ने जो पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया 79वें बाफ्टा पुरस्कार 2026 का। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। जो बुंग यही फिल्म है, जो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बुंग। या मणिपुरी की भाषा की भारतीय फिल्म बुंग है, जो 79वें बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म पुरस्कार जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह श्रेणी बाफ्टा जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म, इसीलिए यह चर्चा में रहे बुंग फिल्म। या इस श्रेणी में बाफ्टा में जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुंग। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि ऑन 27 फरवरी 2026 विच वेसल विल द इंडियन नेवी फॉर्मली इंडक्ट इनटू द ईस्टर्न नेवल कमांड एट चेन्नई पोर्ट। यानी 27 फरवरी 2026 को भारतीय नौसेना ने किस पोत को चेन्नई बंदरगाह पर पूर्वी नौसेना कमान में शामिल करेगी? यानी इनमें से कौन भारतीय नौसेना है जो कौन सी पोत है जो चेन्नई बंदरगाह पर पूर्वी नौसेना कमान में शामिल करेगी? तो कौन सा पोत को? तो इनमें से ऑप्शन ए में है आईएनएस विक्रांत, ऑप्शन बी में है आईएनएस अंजदीप, ऑप्शन सी में है आईएनएस अरिहंत, ऑप्शन डी में है आईएनएस कोलकाता। तो इनमें से जो चेन्नई बंदरगाह पर पूर्वी नौसेना कमान में शामिल करेगी, कौन सा पोत है भारतीय नौसेना की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आईएनएस अंजदीप को भारतीय नौसेना ने चेन्नई बंदरगाह पर पूर्वी नौसेना कमान में शामिल करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आइए इसके बारे में देखते हैं विस्तार से। तो आईएनएस अंजदीप एक क्या है? एक एंटी सबमरीन वारफेयर सैली वाटर क्राफ्ट है, जो परियोजना तीसरा पोत है। या तीसरा पोत है जो आईएनएस अंजदीप एक एंटी सबमरीन वारफेयर यानी वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है, जो यह परियोजना का तीसरा पोत है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है तटीय सुरक्षा करना
और यानी कोस्टल सिक्योरिटी करना, पनडुब्बी रोधी क्षमता को मजबूत बनाना, यानी पनडुब्बी रोधी क्षमता को मजबूत करना है। यह पूर्वी पोत नौसेना कमान में चेन्नई बंदरगाह में शामिल किया गया है, यानी पूर्वी नौसेना कमान में चेन्नई बंदरगाह परिसर शामिल किया गया है। उथले समुद्र क्षेत्रों में निगरानी के लिए और सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कौन, ये INS अंजदीप, जो एक एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट पोत है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा INS अंजदीप। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल एक्सरसाइज हर साल, यानी सेंट्रल एक्सरसाइज डे हर साल 24 फरवरी को किस अधिनियम के लागू होने की स्मृति में मनाया जाता है। तो सेंट्रल एक्सरसाइज डे हर साल 24 फरवरी को किस अधिनियम के लागू होने की स्मृति में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो सेंट्रल एक्सरसाइज डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 24 फरवरी टू commemorate the इंसेमेंट ऑफ विच एक्ट। तो ऑप्शन 1 में इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी आयकर अधिनियम 1961, सेंट्रल एक्साइज एंड साल्ट एक्ट 1944, यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम 1944। ऑप्शन सी में है GST एक्ट 2017, यानी GST अधिनियम 2017। ऑप्शन डी में है कस्टम एक्ट 1962, यानी सीमा शुल्क अधिनियम 1962। तो सेंट्रल एक्साइज डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 24 फरवरी टू commemorate the increment ऑफ विच एक्ट। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो सेंट्रल एक्साइज एंड साल्ट एक्ट 1944, यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम 1944 की याद में मनाया जाता है। यानी सेंट्रल एक्साइज किसके याद में मनाया जाता है, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी नमक अधिनियम 1944 की याद में मनाया जाता है। यानी सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है, तो 24 फरवरी को मनाया जाता है। सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है, तो 24 फरवरी को मनाया जाता है। सेंट्रल एक्साइज एंड साल्ट एक्ट 1944 के अधिनियम में, यानी एक्ट के 1944 के अधिनियम की याद में, स्मृति में मनाया जाता है सेंट्रल एक्साइज डे। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। जो सेंट्रल एक्साइज डे हर वर्ष 24 फरवरी को मनाया जाता है। 24 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम होने की स्मृति में मनाया जाता है। यानी 1944 जो सेंट्रल एक्साइज एंड साल्ट एक्ट 1944 को लागू होने की स्मृति में इसे मनाया जाता है। यानी यह दिन जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम लागू हुआ था उसी की याद में मनाया जाता है। इस अवसर पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, यानी CBIC तथा उत्पाद शुल्क अधिकारियों के योगदान को सम्मानित करने की याद में मनाया जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स जो अधिकारियों के योगदान में जो किए हैं उनको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है सेंट्रल एक्साइज डे, जो 24 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सेंट्रल एक्साइज एंड साल्ट एक्ट। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है जो सेंट्रल एक्साइज डे एक्ट 1944 के याद में मनाया जाता है। यह दिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम द्वारा मनाया जाता है। यानी किसके द्वारा मनाया जाता है, यह दिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स द्वारा मनाया जाता है। CBITC के द्वारा मनाया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है रिसेंटली द 7th एडिशन ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन हैज़ स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। जो हाल ही में धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है। यानी हाल ही में जो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है। तो ऑप्शन 1 में है फ्रांस, ऑप्शन बी में है जापान, ऑप्शन सी में USA, ऑप्शन डी में ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में जो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास का जो 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी सही हो जाएगा, जापान इसका आंसर हो जाएगा। जो धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच जो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किया जाता है, कौन सा संस्करण है? तो 7वां संस्करण है। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किसके द्वारा किया जाता है, किस किस के देश के बीच? भारत और जापान के बीच होता है। यह कौन सा संस्करण है 2026 का? तो 7वां संस्करण है। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। और धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास जो भारत और जापान के बीच एक वार्षिक युद्ध संयुक्त अभ्यास है, जो यह 2026 का 7वां संस्करण 24 फरवरी 2026 को कहाँ मनाया गया? तो चौबटिया उत्तराखंड में शुरू हुआ है और 9 मार्च 2026 तक यह चलेगा। यानी इसका जो 7वां संस्करण हुआ है भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास कहाँ पे हुआ है? तो चौबटिया उत्तराखंड में शुरू हुआ है। यानी चौबटिया जो हुआ है चौबटिया में, वो उत्तराखंड में है, जो 9 मार्च 2026 तक चलेगा। शुरू कब हुआ है? तो 24 फरवरी 2026 को शुरू हुआ है और समाप्ति होगा 9 मार्च 2026 तक चलेगा। उत्तराखंड में यह युद्ध अभ्यास हो रहा है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि इस युद्ध का अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो दोनों सेनाओं के बीच अंतर यानी संचालनीयता यानी इंटरप्रेन्योरेबिलिटी को बढ़ावा देना है, रक्षा सहयोग को मजबूत करना है, और तीसरा में जो संयुक्त ऑपरेशन क्षमता में सुधार करना है। यानी रक्षा सहयोग को मजबूत करना है और संयुक्त ऑपरेशन क्षमता में सुधार करना है। इसका यही उद्देश्य है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि हु हैज़ बीन नेम्ड द ग्लोबल रोड सेफ्टी चैंपियन बाय द यूनियन नेशन। जो संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा किसे ग्लोबल रोड सेफ्टी चैंपियन नामित किया गया है? यानी यूएन द्वारा किसे ग्लोबल रोड सेफ्टी चैंपियन नामित किया गया है? तो ऑप्शन 1 में विराट कोहली, ऑप्शन बी में सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी में MS धोनी, ऑप्शन डी में सुनील गावस्कर। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा यानी यूएन द्वारा किसे ग्लोबल रोड सेफ्टी चैंपियंस नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर इसका आंसर हो जाएगा। जो यूएन द्वारा ग्लोबल रोड सेफ्टी चैंपियन नामित किया गया किन है? तो सचिन तेंदुलकर को नामित किया गया है। आइए इनके बारे में विस्तार से देखते हैं। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को यूनाइटेड नेशन द्वारा क्या किया गया है? ग्लोबल चैंपियन ऑफ रोड सेफ्टी नियुक्त किया गया है। जो यह नामक वैश्विक रोड सेफ्टी जागरूकता अभियान को भारतीय संस्करण लॉन्च किया है। जो यानी जो नामक वैश्विक रोड सेफ्टी जागरूकता को क्या किए हैं सचिन तेंदुलकर? यह जागरूकता फैलाने के लिए भारतीय संस्करण में लॉन्च किया गया है इन्हें। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। तो आइए और देखते हैं इसके बारे में। जो यूएन द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक बढ़ाने के लिए, यातायात नियमों को पालन प्रोत्साहित करने के लिए और सुरक्षा परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेंगे। जब यूएन सेक्रेटरी जनरल यानी जनरल स्पेशल इनवॉय फॉर रोड सेफ्टी जीन टोल्ट ने दिल्ली में क्या किए हैं? मेक अ सेफ्टी सेटलमेंट नामक वैश्विक रोड सेफ्टी जागरूकता अभियान को भारतीय संस्करण लॉन्च किया है। जो सचिन तेंदुलकर ने एक विशेष वीडियो जारी करके इस अभियान का समर्थन किए हैं और ग्लोबल चैंपियनशिप फॉर रोड सेफ्टी ग्रुप में शामिल हुए हैं यूएनए के द्वारा। तो यह एक वैश्विक स्तर पर आयोजन किया जा रहा है सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए और यातायात नियमों को पालन को प्रोत्साहित करने के लिए सुरक्षित वाहन को व्यवस्था बढ़ावा देने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। नई दिल्ली में यह आयोजन किया गया #मेक अ सेफ्टी स्टेटमेंट के द्वारा नई दिल्ली में। जो इसका अभियान के जागरूकता फैलाने के लिए किसे चुना गया है यूएनए के द्वारा? तो सचिन तेंदुलकर को। तो आइए, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है किस राज्य विधानसभा ने 1887 के औपनिवेशिक नागरिक न्यायालय कानून को बदलने के लिए सिविल न्यायालय विधेयक 2026 पारित किया है? यानी किस राज्य विधानसभा ने 1887 के औपनिवेशिक नागरिक न्यायालय कानून को बदलने के लिए सिविल न्यायालय विधेयक 2026 पारित किया है? तो विच स्टेट असेंबली हैज़ पासेड द सिविल कोर्ट बिल 2026 टू रिप्लेस द colonial era civil court act
1887। तो ऑप्शन 1 में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी में है बिहार, ऑप्शन डी में है मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिहार इसका आंसर हो जाएगा। जो इनमें से बिहार राज्य सरकार द्वारा 1887 के औपनिवेशिक नागरिक न्यायालय कानून को बदलने के लिए सिविल न्यायालय विधेयक 2026 पारित किया। यानी अब क्या कहलाएगा, औपनिवेशिक नागरिक न्यायालय कानून अब क्या कहलाएगा, सिविल न्यायालय विधेयक 2026 में पारित किया गया है 2026 में। तो आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 पारित किया है, जिसमें यह विधेयक 139 वर्ष पुराने ब्रिटिश कालीन यानी बंगाल, आगरा और असम सिविल कोर्ट्स एक्ट का स्थान लेगा। यानी अब क्या होगा, बिहार सिविल न्यायालय विधेयक का स्थान लिया है किसका, तो बंगाल और आगरा और असम जो सिविल कोर्ट एक्ट का स्थान कौन लेगा, 139 वर्ष पुराना बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य राज्य के न्यायिक संरचना को आधुनिक और प्रभावी बनाना इसका उद्देश्य है। जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिहार इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि वैज्ञानिकों ने हाल ही में भारत में जैस्मिन ब्लॉसम मिज की एक नई प्रजाति कहाँ खोजी है। यानी वैज्ञानिकों ने हाल ही में भारत में जैस्मिन ब्लॉसम मिज की एक नई प्रजाति कहाँ खोजी है। वेयर हैव साइंटिस्ट रिसेंटली डिस्कवर अ न्यू स्पीसीज ऑफ जैस्मिन ब्लॉसम मिज इन इंडिया। तो ऑप्शन 1 में केरल, ऑप्शन बी में तमिलनाडु, ऑप्शन सी में महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में कर्नाटक। तो वैज्ञानिकों हाल ही में भारत में जैस्मिन ब्लॉसम मिज की एक नई प्रजाति कहाँ खोजी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में खोजा गया है वैज्ञानिकों द्वारा। जो जैस्मिन ब्लॉसम मिज की एक नई प्रजाति खोजा गया है कहाँ, महाराष्ट्र में, भारत में। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। वैज्ञानिकों ने ICAR यानी डायरेक्ट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च यानी DFR के द्वारा पुणे में एक चमेली के फूलों की संक्रमित करने वाली जैस्मिन ब्लॉसम मिज की एक नई प्रजाति की पहचान की गई है। यानी वैज्ञानिकों द्वारा ICAR द्वारा जो पुणे में खोज किया गया है, फूलों को संक्रमित करने वाली जैस्मिन ब्लॉसम मिज की एक नई प्रजाति खोज की गई है। चमेली के फूलों को संक्रमित करके किया गया है इसे। यह खोज पुष्पकृत अनुसंधान और कीट प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो क्या है, पुष्पकृत अनुसंधान और कीट प्रबंधन मैनेजमेंट के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाती है। जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। जो ICAR DFR पुणे में खोजा गया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि रिसेंटली द 1 GB दीदी इनिशिएटिव 1 GB दीदी initiative focused on community-based wildlife conservation and women-led forest surveillance was launched in पलामू टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट। यानी हाल ही में जो सामुदायिक भागीदारी आधारित वन्यजीव संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित वन्यजीव दीदी पहल किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया है। यानी जो हाल ही में सामुदायिक भागीदारी आधारित वन्यजीव संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित वन्यजीव दीदी पहल किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन 1 में है उड़ीसा, ऑप्शन बी में झारखंड, ऑप्शन सी में छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी में मध्य प्रदेश। तो हाल ही में सामुदायिक भागीदारी आधारित वन्यजीव संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित वन्यजीव दीदी पहल किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, झारखंड में खोजा गया है। झारखंड में कहाँ, पलामू टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया है। जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा वन्य जीव दीदी के पहल के अंतर्गत यह भागीदारी वन्य जीव संरक्षण को दिया गया है झारखंड में। तो आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं।
यह पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड के दक्षिणी प्रभाग में शुरू हुआ है। यह 17 गाँवों को शिक्षित महिलाओं को क्या किया गया है, वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रशिक्षित किया गया है। यानी 17 गाँव को महिलाओं को वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें अवैध शिकार एवं वन्य अपराधों को निगरानी में शामिल किया गया है। यानी अब क्या किया जाएगा, अवैध शिकार और वन्य अपराधों को निगरानी में इसे शामिल किया जाएगा और रिजर्व की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा। जो यह कहाँ पे हुआ है, तो पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड के दक्षिणी प्रभाग में शुरू हुआ है। जो 17 गाँव को शिक्षित महिलाओं को वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रशिक्षित किया गया। जो भी इसमें अवैध शिकार हो रहे हैं, वन अपराधों की निगरानी में शामिल किया जाएगा और रिजर्व की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन्हें 17 महिलाओं को विकसित किया जाएगा। तो आइए और देखते हैं इसके बारे में। जो यह सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वन संरक्षण और महिला सशक्तिकरण और अवैध गतिविधियों को रोकथाम किया जाएगा इसके माध्यम से। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, गरीब परिवारों के लिए मेरी रसोई योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है। यानी गरीब परिवारों के लिए मेरी रसोई योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है। इन विच स्टेट हैज़ द मेरी रसोई योजना फॉर पुअर फैमिलीज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड। तो ऑप्शन 1 में है हरियाणा, ऑप्शन बी में है पंजाब, ऑप्शन सी में है राजस्थान, ऑप्शन डी में है उत्तर प्रदेश। तो गरीब परिवारों के लिए मेरी रसोई योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पंजाब में शुरू किया गया है। गरीब परिवारों के लिए मेरी रसोई योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है, तो पंजाब में शुरू किया गया है। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। जो पंजाब सरकार ने क्या किया है, मेरी रसोई योजना की शुरुआत किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत क्या होगा, ज़रूरतमंद लोगों को 10 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और इसका उद्देश्य क्या है, गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें सामाजिक सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है। जिसमें क्या है, किसके द्वारा शुरू किया गया है मेरी रसोई योजना, तो पंजाब सरकार के द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा, तो ज़रूरतमंद लोगों को 10 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और इससे क्या होगा, तो गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, जो सामाजिक सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके द्वारा जो मजबूती प्रदान करेगा सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को। तो अगला कंसेप्ट देखते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, One Iceland, which was recently in news for its artificial reef project providing socio-ecological benefits, is located in which sea region of India। यानी हाल ही में जो खबरों में रहा वान द्वीप, जहां कृत्रिम चट्टान परियोजना में से सामाजिक पारिस्थितिक लाभ हुआ, भारत के किस समुद्री क्षेत्र में स्थित है। यानी हाल ही में जो खबरों में रहा वान द्वीप, जहां कृत्रिम चट्टान परियोजना से सामाजिक पारिस्थितिक लाभ हुआ, भारत के किस समुद्री क्षेत्र में स्थित है। तो ऑप्शन 1 में गल्फ ऑफ खंबात, ऑप्शन बी में है गल्फ ऑफ कुच, ऑप्शन सी में है गल्फ ऑफ मन्नार, ऑप्शन डी में पाक स्ट्रेट। तो हाल ही में खबरों में रहा वान द्वीप, जो कृत्रिम चट्टान परियोजना से सामाजिक परिस्थितियों को लाभ पहुंचाता है और भारत के किस समुद्री क्षेत्र में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गल्फ ऑफ मन्नार में स्थित है। जो वान द्वीप जो कृत्रिम चट्टान परियोजना सामाजिक लाभ हुआ है, भारत के किस समुद्री क्षेत्र में स्थित है, तो गल्फ ऑफ मन्नार में स्थित है। आइए इसके बारे में देखते हैं। जो मन्नार में स्थित है, वान आइसलैंड तमिलनाडु के तूतीकोरिन समूहों में स्थित है। यानी जो वान आइलैंड है वो कहाँ पे है, तो वान आइलैंड जो आइसलैंड तमिलनाडु के तूतीकोरिन समूह के द्वीपों का हिस्सा है। जो यह द्वीप क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार में स्थित है। यानी गल्फ ऑफ मन्नार में स्थित है। वान आइसलैंड कहाँ पे है, तो तमिलनाडु के तूतीकोरिन के समूह का द्वीपों का हिस्सा है, जो गल्फ ऑफ मन्नार में स्थित है। यह 10 वर्षों के कृत्रिम चट्टान परियोजना चलाई जा रही है। यहाँ क्या किया जा रहा है, 10 वर्षों से कृत्रिम चट्टान परियोजना चलाई जा रहा है, जिससे क्या होगा, समुद्री जीव विविधता में सुधार हुआ है, स्थानीय मछुआरों को आजीविका में सुधार हुआ है और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ मिला है, जिससे
क्या हुआ है? तो समुद्री जैव विविधता में सुधार हुआ है, स्थानीय मछुआरों की आजीविका में सुधार हुआ है और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ मिला है इसके द्वारा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि हाल ही में किस देश ने सैयद 3G यानी सैयद 3G नामक नौसेना सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यानी हाल ही में किस देश ने सैयद 3G नामक नौसेना सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? विच कंट्री रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड द नावल सरफेस टू एयर मिसाइल नेम्ड सैयद 3G? तो इनमें से कौन है जो सैयद 3G नामक नौसेना सतह से सतह पर हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ऑप्शन 1 में इजराइल, ऑप्शन बी में ईरान, ऑप्शन सी में रूस, ऑप्शन डी में नॉर्थ कोरिया, तो यानी उत्तर कोरिया। तो इनमें से कौन सा देश है जो 3G नामक नौसेना ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ईरान इसका आंसर हो जाएगा। जो ईरान के द्वारा हाल ही में सैयद नामक नौसेना द्वारा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो सैयद 3G कौन सा मिसाइल है? तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सैयद 3G नामक किसके द्वारा सफल परीक्षण किया गया है? तो नौसेना द्वारा, यहाँ का ईरान के नौसेना द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। कौन सा है? तो सतह से हवा में मार करने वाली। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। जो ईरान ने सैयद 3G नामक जो नौसैनिक वायु रक्षा मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, कौन देश ने? ईरान ने। ईरान और ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स क्रॉप्स यानी IRGC नौसेना ने सैयद 3G नामक नौसैनिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो समुद्री सुरक्षा, वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करना है और इसमें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम और इसकी रेंज लगभग 150 किलोमीटर तक बताई गई है। यानी इसका वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है, या इसमें क्या है? वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लॉन्च किया गया है और इसकी रेंज क्या है? तो 150 किलोमीटर बताई गई है इसका रेंज। जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ईरान इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है, हाल ही में किस देश ने रॉब जेटन को अपना सबसे युवा प्रधानमंत्री बनाए हैं? तो इनमें से कौन सा देश है जो रॉब जेटन को अपना सबसे युवा प्रधानमंत्री बनाया है? विच कंट्री रिसेंटली मेड रॉब जेटन इट्स यंगेस्ट? तो इनमें से किस देश ने रॉब जेटन को अपना सबसे युवा प्रधानमंत्री बनाया है? तो ऑप्शन 1 में बेल्जियम, ऑप्शन बी में है नीदरलैंड, ऑप्शन सी में है लग्जमबर्ग, ऑप्शन डी में है डेनमार्क। तो इनमें से किस देश ने रॉब जेटन को अपना सबसे युवा प्रधानमंत्री बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में नीदरलैंड देश ने रॉब जेटन को अपना सबसे युवा प्रधानमंत्री बनाया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नीदरलैंड। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। रॉब जेटन एक प्रमुख डच राजनेता हैं। कौन है? तो डच राजनेता है। नीदरलैंड्स में हाल ही में इन्हें सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। जो विदेश के सबसे युवा प्रधानमंत्री पहले खुले तौर पर समलैंगिक यानी ओपनली गे प्रधानमंत्री है, यानी सबसे युवा प्रधानमंत्री है और गे प्रधानमंत्री है। जो नीदरलैंड्स दुनिया के उन देशों में से एक है जहां LGBTQ अधिकारों को मजबूत समर्थन प्राप्त करना है। जो COCC नीदरलैंड्स देश की प्रमुख LGBTQ+ संस्था है। यानी जो सबसे युवा प्रधानमंत्री वो क्या है? समलैंगिक यानी ओपनली गे प्रधानमंत्री कौन है? तो नीदरलैंड्स के रॉब जेटन प्रधानमंत्री बने हैं, जो डच राजनेता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नीदरलैंड्स इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है यही है, रॉब जेटन जो गे प्रधानमंत्री है फर्स्ट। अगला कंसेप्ट देखते हैं। जो इसकी कैपिटल, नीदरलैंड की कैपिटल कहाँ है? कैपिटल तो आप संवैधानिक राजधानी कहाँ है? तो ह्यूज में है। और कार्यकारी राजधानी कहाँ है? तो आप कमेंट में बताएं। मुद्रा इसका क्या है? तो यूरो है, जो पश्चिमी यूरोप में है। और इसकी भाषा क्या है? तो डच भाषा है। जो संवैधानिक राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम। और प्रशासनिक राजधानी ह्यूज है।
इसकी दो दो राजधानियां हैं। अगला कंसेप्ट देखते हैं। ये है नीदरलैंड्स। अगला कंसेप्ट देखते हैं। प्रसिद्ध पत्रकार और राजनेता मुकुल राय, जिनका हाल ही में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, किस राज्य से संबंधित है? यानी फेमस जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन मुकुल राय हु रिसेंटली पासेड अवे एट द एज ऑफ 73 बिलोंग्स टू विच स्टेट? यानी प्रसिद्ध पत्रकार और राजनेता मुकुल राय, जिनका हाल ही में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, किस राज्य से संबंधित है? तो फेमस जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन मुकुल राय हु रिसेंटली पासेड अवे एट द एज ऑफ 73 बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो ऑप्शन 1 में है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी में असम, ऑप्शन सी में त्रिपुरा, ऑप्शन डी में है बिहार। तो इनमें से किस राज्य के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वेस्ट बंगाल से संबंधित है। जो प्रसिद्ध पत्रकार भी हैं और राजनेता भी है मुकुल राय, जो 73 वर्ष की आयु में इनका हाल ही में निधन हो गया है, वेस्ट बंगाल में इनका मौत हो गया। अगला कंसेप्ट देखते हैं। जो मुकुल राय वरिष्ठ राजनेता भी रहे और पत्रकार भी रहे, जो पश्चिम बंगाल से संबंधित थे, वे तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। यानी जब तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के यानी टीएमसी के स्थापना हुआ था तो वो उसमें सदस्य थे। वेस्ट बंगाल की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस के बाद वो क्या किए, भाजपा में जुड़े रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि वसई में स्थित 475 वर्ष पुराने आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को मूल रूप से किस काल में बनाया गया था? यानी कैथेड्रल लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को मूल रूप से किस काल में बनाया गया था? तो जो 475 वर्ष पुराने में, तो इसका ऑप्शन 1 में है मराठा काल, ऑप्शन बी में है मुगल काल, ऑप्शन सी में पुर्तगाली औपनिवेशिक काल, ऑप्शन डी में है ब्रिटिश काल। तो जो वसई में स्थित है 475 वर्ष पुराने आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को मूल रूप से किस काल में बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पुर्तगाली औपनिवेशिक काल में, यानी पुर्तगीज कॉलोनियल पीरियड में बनाया गया था। वसई में स्थित है जो पुर्तगाल के वसई में स्थित है, जो 475 वर्ष पुराने लेडी ग्रेस यानी कैथेड्रल को मूल रूप से किस काल में बनाया गया था? तो पुर्तगाली औपनिवेशिक काल में बनाया गया था। वसई कहाँ पे स्थित है? तो आइए देखते हैं कहाँ पे स्थित है। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पुर्तगाली औपनिवेशिक काल में बनाया गया। तो वसई जो स्थित है चर्चा में रहा है, पुर्तगाली शासन के दौरान 16वीं शताब्दी में बनाया गया। तो आप कमेंट में बताइए कि वसई कहाँ स्थित है। तो अगला कंसेप्ट है, अगला कंसेप्ट कि भारत सरकार ने 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए किस बीमारी की रोकथाम हेतु HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है? यानी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड द HPV वैक्सीनेशन कैंपेन फॉर गर्ल्स एज 90 से 40 विच डिजीज? तो ऑप्शन 1 में स्तन कैंसर, ऑप्शन बी में है सर्वाइवल कैंसर, ऑप्शन डी में टीबी, ऑप्शन डी में पोलियो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सर्वाइवल कैंसर इसका आंसर हो जाएगा। जो भारत सरकार ने 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए किस बीमारी की रोकथाम के हेतु HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो सर्वाइवल कैंसर, यानी सर्वाइवल कैंसर को रोकने के लिए HPV टीका अभियान शुरू किया गया। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। जो HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान भारत सरकार द्वारा 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए शुरू किया गया है। यानी टीकाकरण जो अभियान शुरू किया गया है कितने वर्ष के बच्चों के लिए? तो 9 से 14 वर्ष के लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए शुरू किया गया है HPV टीकाकरण। जो यह टीकाकरण मुख्य रूप से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस संक्रमण से सुरक्षा देता है। यानी ह्यूमन पैपिलोमा
वायरस संक्रमण से सुरक्षा देता है। यह भारत में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर को एक प्रमुख कैंसर माना जाता है। शुरुआती उम्र में टीकाकरण से कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। यह वैश्विक स्वास्थ्य लक्ष्य के अनुसार चलाया जा रहा है, जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे चालू किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सर्वाइकल कैंसर के द्वारा समाप्त किया जा रहा है HPV टीकाकरण को। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है जो क्या है, तो सर्वाइवल कैंसर 90% इसमें पाया जाता है, और अनल कैंसर इसमें भी 90% पाया जाता है HPV स्ट्रेन के द्वारा, और जेनेसियल वार्ड्स भी इसमें पाया जाता है, और जो गले का कैंसर भी इसमें पाया जाता है। HPV वैक्सीन को ख़त्म किया जा सकता है 90% के द्वारा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन NMP का कौन सा चरण लॉन्च किया है, यानी विच फेज ऑफ द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी वाज लॉन्च्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। यानी इनमें से जो निर्मला सीतारमण है, जो वित्त मंत्री, ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का कौन सा चरण लॉन्च किया है, तो ऑप्शन 1 में फेज 1 1.0, फेज 2 2.0 यानी चरण 2.0, फेज 3.0, ऑप्शन डी में है फेज 4.0। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा, फेज 2.0 इसका आंसर हो जाएगा। चरण 2.0 जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का कौन सा चरण लॉन्च किया है, तो फेज 2.0 लॉन्च किया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी NMP भारत सरकार की एक आर्थिक योजना है, जिसका उद्देश्य क्या है, सरकार की संपत्तियों को बेहतर उपयोग करके राजस्व जुटाना है। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का शुभारंभ वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का शुभारंभ किसके द्वारा, तो निर्मला सीतारमण द्वारा शुरू किया गया, जो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन भारत सरकार की एक आर्थिक योजना है, जिसका उद्देश्य क्या है, सरकार की संपत्तियों को बेहतर उपयोग करके राजस्व एकत्रित करना है, यानी जुटाना है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फेज 2.0। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि सेशन कैसा लगा। तो सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय, ओके बाय, थैंक यू।